मेरी जब पहली नौकरी लगी थी तो 8 महीने तक मैंने फ्री में काम किया था, मुझे कोई सैलरी नहीं मिली थी। बेसिकली हुआ क्या था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मैंने करी थी, डिग्री कुछ खास अच्छी थी नहीं, तो कंपनी ने बोला था कि 8 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है भैया, सैलरी भले ना मिले लेकिन काम सीखने को तो मिल जाएगा। उसके बाद 8 महीने बाद जब पहली सैलरी आई तो वो 6,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आई, फिर 12,000 भी हुआ, 18,000 भी हुआ, 30,000 भी हुआ, सैलरी बढ़ती हुई चली गई। लेकिन एक बात समझिएगा कि जब मैं 6,000 रुपये पर मंथ कमा रहा था और जब 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग गया, इन दोनों सिचुएशन में मेरे बैंक की हालत सेम थी। बैंक की हालत कहने का मतलब, जितना बैंक अकाउंट में मेरे 29 तारीख को पैसा होता था, 6,000 रुपए कमाता था जब, और जब 1 लाख कमाता था तब, 30 तारीख को दोनों केसेस में पैसे सेम होते थे। कितने? 0, क्योंकि 29 दिन तक पैसे सारे उड़ा चुके होते थे। लेकिन आज समझ में आता है कि हमने क्या क्या गलती करी और वो सिचुएशन जो थी वो क्यों थी। शायद आज जितने सिखाने वाले हैं, उस वक्त मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, चीजें समझ में नहीं आती थी, इसलिए गलतियां बहुत सारी करी। और ये गलतियां करने के बाद समझ में आया कि भैया जिंदगी वैसे नहीं जी जाती जैसे हम जी रहे थे। दरअसल कुछ दिनों पहले मैंने किताब पढ़ी, फाइनेंशियल फ्रीडम। उस किताब को पढ़ते वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने जो जिंदगी में गलती करी है, ये किताब बिल्कुल वही समझा रहा है, और मैं जिस तरीके से निकला, ये किताब वो बता रहा है कैसे निकलना है। तो कुल मिलाकर के आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं ना, मेरी जिंदगी का वो पास्ट और उस किताब का कंटेंट, दोनों को मिक्स करके थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिंदगी वैसे नहीं जी जाती जैसे आप और हम जी रहे हैं। जिंदगी अलग तरीके से जी जाती है, तो आप शायद बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। अच्छा, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो इसका मतलब भी ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। समझाता हूं। ऊपर मैंने लिखा है मनी प्लस फ्रीडम इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मनी की डेफिनेशन तो हम समझ जाते हैं, फ्रीडम की डेफिनेशन हम नहीं समझ पाए हैं अब तक। फ्रीडम का मतलब आजादी। अंग्रेजों से तो आजाद हो गए हम, लेकिन आज भी शायद ईएमआई से आजाद नहीं हो पाए हैं, कर्जों से आजाद नहीं हो पाए हैं, शायद पैसे कमाने के टेंशन से आजाद नहीं हो पाए हैं, शायद दुनिया में लोग क्या सोचेंगे इस चीज से आजाद नहीं हो पाए हैं, अगर अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी ना पहने तो पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच लेगा, इस चीज से आजाद नहीं हो पाए हैं, अगर मैं कहीं जाऊं और अच्छे कपड़े ना पहनूं तो लोग मुझे गरीब ना समझ लें, इस चीज से आजाद नहीं हो पाए हैं। जब हम इन सारी चीजों से आजाद हो जाते हैं तब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब एक और चीज समझिएगा। मैं कहता हूं जिंदगी में आप जो भी काम करके जैसा भी पैसा कमाओ, जल्द से जल्द रिटायर होने का प्लान बनाओ। रिटायरमेंट का पर्पस ये कतई नहीं होता हमारे पापा वाला रिटायरमेंट, वो ना समझिएगा कि रिटायरमेंट होगा घर में बैठ गया कुछ काम ही नहीं करना, बेटा बेटी अब कमा के खिलाएगा। रिटायरमेंट का वो मतलब पर्पस नहीं होता। रिटायरमेंट का पर्पस होता है कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं शायद इसलिए जी रहे हैं क्योंकि अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में पैसे नहीं आएगा, हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ना चाहते हुए भी बॉस की डांट हमको सुननी पड़ती है, क्लाइंट की 4 बात हमको सुननी पड़ती है, वेंडर की बात सुननी पड़ती है। मतलब जहां से भी जिस भी सोर्स से पैसे आ रहे हैं, चाहे कस्टमर से आए या बॉस से आए या क्लाइंट से आए, हमको उसके लिए वो सब करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। शायद हमारी इच्छा नहीं होती वो करने की, शायद कभी रिलैक्स करने का मन करता है, छुट्टी मारने का मन करता है, घूमने का मन करता है, लेकिन वो सब नहीं कर पाते क्योंकि अगर वो हमने कर लिया तो अगले महीने के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, इसलिए करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टेज होती है, रिटायरमेंट वो स्टेज होती है जब आप अपनी मर्जी का काम करो। गिटार सीखना है सीखो, बॉडी बिल्डिंग करनी है करो, कराटे सीखना है करो, भैया घूमने फिरने का मन कर रहा है करो, या जो भी काम करना है करो, लेकिन ये सोच के ना करो कि ये नहीं करेंगे तो मेरे घर पे पैसा नहीं आएगा। यार अंबानी टाइप सोच लो। अंबानी आज हमसे और आपसे ज्यादा काम करता है, लेकिन ये सोच के नहीं करता है कि वो नहीं करेगा तो घर का चूल्हा नहीं चलेगा। अरे चूल्हा तो उसने 7 जन्मों तक का सिक्योर कर रखा है। वो मुझे लगता है अगले 50 साल तक काम ना करे तो भी उसके घर का चूल्हा बहुत अच्छे से चलेगा। फिर भी मेहनत करता है हमारे आपसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको मजा आता है, वो काम करना चाहता है। भाई अभी नया जियो उसको स्टॉक ब्रोकर वाला धंधा शुरू किया, 3 म्यूचुअल फंड लॉन्च करे। वो स्टेज होती है रिटायरमेंट की, वो स्टेज होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। और जब मैं रिटायरमेंट की बात करता हूं तो रिटायरमेंट में आज आपको बेसिकली स्टेप बताने वाला हूं, 5-6 स्टेप बताऊंगा कि रिटायरमेंट, वो वाला रिटायरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पापा वाला रिटायरमेंट नहीं, वो वाला फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेज जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वहां तक जाने के लिए 5-6 स्टेज बताने वाला हूं, क्या क्या एक्टिविटी करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैं कहता हूं सबसे पहला स्टेज जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सर रिटायरमेंट के लिए नंबर पता होना चाहिए आपको। रिटायरमेंट कोई आइडिया नहीं है कि भैया मेरे को 35 साल 40 साल या 45 साल की एज में रिटायर हो जाना है। कैसे हो जाना रिटायर? क्या करोगे जो रिटायर हो जाओगे? कितना रुपया आपके बैंक में चाहिए जो रिटायरमेंट आ जाएगी? सर वो नंबर फाइंड आउट करना वो रिटायरमेंट का तरीका होता है, जरिया होता है। अब जैसे मैं कहता हूं सिंपल सा फॉर्मूला है 25x योर एनुअल इनकम। आपकी जो भी सालाना कमाई है उसका 25 गुना कर दो, वो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया, समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज 12 लाख रुपए सालाना कमाते हो, यानी कि 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, आप जो भी कमाते हो उस फॉर्मूले पे फिट कर लेना। आप 25,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो। मैं 1 लाख रुपए महीने का अगर एग्जांपल लूं और 12 लाख रुपए सालाना का एग्जांपल लूं, इसको 25 से गुना कर दो तो लगभग 3 करोड़ रुपए हो गए। तो जिस वक्त, जिस दिन, जिस समय आपके बैंक में 3 करोड़ रुपए हो जाए, बैंक में कहो या आपके किसी एसेट में हो जाओ, 3 करोड़ रुपए हो गए, आप रिटायर हो सकते हो। अगर आज आपकी सालाना कमाई 12 लाख है तो आप 3 करोड़ पे रिटायर हो सकते हो। किसी की 2 लाख है या किसी की 50,000 है, किसी की 15,000 है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब करना क्या है कि 3 करोड़ जिस वक्त आपके बैंक में हो गए
उस 3 करोड़ को बांट दो भैया, 20% डाल दो एफडी में, और एफडी में क्यों डालना है अभी आगे बात करेंगे। 80% उठा करके डाल दो इंडेक्स फंड में। आप इसको 10% और 90% भी कर सकते हो। 10% उठा करके डाल दो एफडी में, 90% उठा करके डाल दो इंडेक्स फंड में। और अगर 90% की बात करें तो 90% होता है 3 करोड़ का, तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के आसपास। 2 करोड़ 70 लाख रुपए इंडेक्स फंड में डाल दो सर। 12 साल अगर लमसम करके रखा है आपने, तो 12 साल बाद वो पैसा बन जाएगा 15 करोड़ रुपए के आसपास। अगर 15% सीएजीआर है तो 15 करोड़ के आसपास। अच्छा, जब 15 करोड़ बन जाएगा क्या करना है, फिर वही काम करो, उसका 10% उठा करके एफडी में डाल दो, 80% डाल दो इंडेक्स फंड में। आपको लग रहा है ये क्या भाई तो की बात है, अरे भैया अगर ये कर लिए जिंदगी भर, आपकी जिंदगी तो छोड़ो, आपकी 7 जनरेशन जो आएगी ना, उसको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये साइकिल चला लिया तो। 12 साल छोड़ो, 12 साल में तकरीबन ये 15 करोड़ बन जाएगा, ये आपका 2 करोड़ 70 लाख के आसपास। अब 15 करोड़ बनता है तो ठीक है, ये चीज करो, 90% फिर से इंडेक्स फंड में डालो, उसको फिर 12 साल के लिए छोड़ो भैया, गिन नहीं पाओगे इतना पैसा बनेगा ये। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये साइकिल है। अब ये पर्पस है, ये मेरे को करना है। अब करने के लिए मैं क्या करूं भैया, एक्शन तो बताओ। अब एक्शन बताता हूं। तो पहला स्टेप ये था कि मेरे को रिटायरमेंट फंड का नंबर निकालना है, और उस नंबर निकाल करके मैं क्या करूंगा रिटायरमेंट में, पर्पस क्या है रिटायरमेंट के बाद, वो जान गया मैं। दूसरा स्टेप सर, दूसरा स्टेप है कैश फ्लो पॉजिटिव होना, प्लस कैश फ्लो लिखा ना। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का फ्लो। आपके बैंक में पैसे जब आते हैं मंथली या डेली, जैसे भी आपके पास आते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहने का मतलब सर, तो ज्यादातर लोग जो आप देखोगे पेमेंट गेटवे की तरह जिंदगी जी रहे हैं। खुद ऐसा लग रहा है वो पेमेंट गेटवे बन के रह गए हैं। कैसे? 30 तारीख को इधर से सैलरी आती है, 1 तारीख से वो सैलरी आधी निकल करके ईएमआई वालों के बीच चली जाती है। 30 को इधर से आई और इधर से निकल गई, इधर से आई इधर से निकल गई, तो भाई पेमेंट गेटवे वाली जिंदगी जी रहे हो। इंसान कहां रह गए, पेमेंट गेटवे हो फिर। तो इसका मतलब, और अच्छा इतनी तेजी से हो जाता है कि 10 तारीख तक बैंक खाली भी हो जाता है। कईयों का तो ये है कि भैया 30,000 रुपए की सैलरी है लेकिन 32,000 का खर्चा है, लाख रुपए की सैलरी है लेकिन 1.5 लाख का खर्चा है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है लेकिन 8 लाख रुपए का खर्चा भी है ऐसे। तो जब 5 लाख की सैलरी और 8 लाख के खर्चे, तो सर 3 लाख तो माइनस में हो आप। नेगेटिव कैश फ्लो इसको बोलते हैं। तो आपको अपना कैश फ्लो पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहला पर्पस ये होना चाहिए, आप अगर 15,000 क्यों ना कमा रहे हो, 15,000 में आपके खर्चे 14,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये हुआ पॉजिटिव कैश फ्लो। हर महीने 1,000 रुपए बैंक में बच रहा है, ये पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर 20,000 कमा रहे हो तो 19,000 से ऊपर के खर्चे नहीं होने चाहिए। 10,000 कमा रहे हो तो 9,000 से ऊपर के खर्चे नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख कमा रहे हो तो 99,000 से ऊपर के खर्चे नहीं होना चाहिए। ये हुआ पॉजिटिव कैश फ्लो। सबसे पहला एक्टिविटी पर्पस अपने को ये करना है कि इस स्टेज पे जाना है कि कैश फ्लो मेरा पॉजिटिव हो जाए। और जब कैश फ्लो आप पॉजिटिव की तरफ लेकर के जाओगे ना, आपका ईएमआई लोन फोन सब खत्म हो चुका होगा। हाँ, लंबे वाले लोन, होम लोन टाइप लोन, वो बात अलग है, लेकिन जो मेजरली आपने ऊट पटांग खर्चे करके जो लोन लिए होंगे ना, ईएमआई पाल के रखे होंगे ना, जब इस पर्पस के लिए आप जियोगे कि ये मेरे को जल्दी से जल्दी करना है, सब निपट जाएगा। अब एक चीज समझिए, कैश फ्लो जो पॉजिटिव नहीं होता है उसके लिए 3 मोस्ट वेस्ट एक्सपेंसेस मैं कहता हूं, सबसे घटिया एक्सपेंस है आज लोगों के द्वारा, सबसे घटिया। पहला, अर्ली होम लोन, घर ले लेना, सबसे घटिया काम है ये। हाँ, आप मेरे अगेंस्ट बोल सकते हो, अरे हम तो इन्वेस्ट एसेट है भैया, एसेट है वो तो मेरे पापा ने हमें बोला है बहुत बड़ा एसेट है, इसमें जरूर। बेवकूफ आदमी, कोई एसेट नहीं है, जिंदगी खराब कर देता है ये, जीना हराम कर देगा ये घर। अब घर भी कौन सा, वो कबूतर खाना फ्लैट, बिल्डरों के 10वें 12वें फ्लोर पर, जिंदगी हराम करता है ये सबसे ज्यादा जिंदगी हराम करता है, सबसे ज्यादा फंसा देता है। एक तरह समझो, आपने चकाचौंध स्विमिंग पूल और ब्रोकर और दूसरे का पड़ोसी अड़ोसी देख करके घर तो ले लिया, लेकिन होता क्या है मालूम सर, अगर आपकी 30,000 रुपए की सैलरी है और 20,000 रुपए ईएमआई जा रही है, मेरी हालत थी, मैंने गलती की है, तो मालूम मेरी मानसिक स्थिति क्या होती थी, मैं तनाव में रहता था पूरे महीने। अरे 30,000 रुपए कमाई, 20,000 रुपए हर महीने होम लोन में जा रहा है। जिंदगी में आप रिस्क नहीं ले पाओगे, कुछ नया करने की सोच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नया करने में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए भैया, रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए, वो रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं होगी, तो कभी जिंदगी में बड़ा कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर ये 20 साल का होम लोन है तो 20 साल के लिए समझ लो आप कैदी बन गए। किसके? बैंक के। गले में पट्टा लग गया, जो पट्टा दिख नहीं रहा है लेकिन वो पट्टा लग गया, और 24 घंटे वो पट्टा आपके गले में ही होता है। अगर पहले होम लोन ले लिया, होम लोन लेना है, घर लेना है, लेकिन कब? तब जब आपकी ईएमआई आपकी टोटल कमाई का महीने के 20% से ऊपर ना हो। अगर आपकी लाख रुपए की कमाई है और 20,000 रुपए घर की ईएमआई है, चलता है, बहुत बढ़िया, जान दो, ले लो, बहुत बढ़िया है। लेकिन आज वो हालत नहीं है ना सर। 1 लाख की कमाई वाला 60,000 रुपए होम लोन की ईएमआई दे रहा है, 50,000 रुपए होम लोन की ईएमआई दे रहा है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी भर कुत्ते बने हुए घूम रहे हैं, गले में पट्टा डाल करके बैंक के कुत्ते बन गए ये सब, और जिंदगी तनाव में बीत रही है इनकी। हालत तो ये है, अरे 1 लाख की सैलरी वाला कोई 20,000 की ईएमआई दे ही नहीं रहा, हम लोग सब 50,000 60,000 दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो लोग भैया ये छोड़ दो, सबसे खराब है ये। उसके बाद कार बुरा नहीं है। हमारे एक सज्जन बैठे हैं अभी यहीं पर, ये बोले भैया स्कॉर्पियो एन लेंगे, कितने की आती है? 25 लाख रुपए की। हमने कहा जरूरत है 25 लाख रुपए की कार लेने की? बोला हाँ बहुत जरूरत है यार, बीवी को जरूरत है, बच्चे को जरूरत है, कहीं ले जाना पड़े तो बहुत खलता है। हमने कहा फिर वैगन आर लो। क्यों? हमने इनकम देखते हुए उस हिसाब से बात करी। वैगन आर लो, उसमें भी घुमा सकते हैं बाल बच्चे को, बीवी बच्चे को, सबको।
नहीं भैया थोड़ा भौकाल चाहिए, थोड़ा दिखना भी तो चाहिए। तो हमने कहा भौकाल ना जरूरत की कमाई से कभी नहीं होता, भौकाल जरूरत के बाद जब एक्स्ट्रा कमाई होती है उससे भौकाल किया सेट किया जाता है। अगर जरूरत की कमाई से भौकाल में खर्च करोगे ना, मतलब जरूरत की कमाई अगर भौकाल दिखाने में खर्च करोगे तो फिर कर्जे का फंदा इंतजार कर रहा है आपका, फिर कर्जे की भट्टी में आपको जाना ही जाना है, कोई नहीं बचा सकता, किसी का बाप नहीं बचा सकता। अगर जरूरत की कमाई भौकाल दिखाने में खर्च करोगे तो भौकाल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं एकदम भौकाल दिखाओ भाई, स्कॉर्पियो कौन बोल रहा है, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, अरे जो लेना है लो, सब दिखाओ। इसी एक ही जिंदगी मिली है, इसी में सब पूरा करना है, वो भी जरूरी है, लेकिन कब? जब जरूरत से ज्यादा कमाई पॉकेट में आ रही है तब सब करो, ठीक है। कार वो लो जो जरूरत है, भौकाल दिखाने के लिए नहीं। उसके बाद एक्सेसरीज, महंगी वाली घड़ी चाहिए, जूते चाहिए महंगे वाले, कपड़े चाहिए महंगे वाले, खाना भी खाना है भैया वीकली, क्योंकि फोटो डालनी है उसकी, बाहर घूमने भी जाना है। मनाली और शिमला जाएंगे तो इंस्टाग्राम पे फोटो ठीक थोड़ी आएगा, लोग कहेंगे गरीब हो क्या रहे तुम तो शिमला घूमने जा रहे हो। नहीं हम तो लोन लेंगे लेकिन जाएंगे स्विट्जरलैंड, ताकि फोटो पे लाइक ज्यादा है, लोग हमारे को अमीर समझे। ये तीन ऐसी चीज है जो इंडियंस को, भारतीय को, देसी ठेठ भाषा में अगर बोलूं तो इन तीन खर्चों ने ना मार रखी है लोगों की, मार रखी है, और सब बर्बाद है इन तीन चीजों में। यही तीन चीज मार रखी है भैया बुरे तरीके से। इन तीनों पर अगर कंट्रोल है आपका, रेंट पे रहो, कम खर्चे के घर में रहो, अपना खर्च है ना, चुल्हा है ना अपना घर लेने का, कम खर्चे में रहो, छोटे घर में रहो, क्या दिक्कत है? कुछ साल की बात है, 5 साल 10 साल रहो भैया। भगवान राम को 14 साल का वनवास सहना पड़ा राजा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए। आप 2-3 साल 5 साल का वनवास सह लो, समझ लो वनवास चल रहा है, छोटे घर में रहेंगे, किराए घर में रहेंगे, उसके बाद बनना राजा, अयोध्या के राजा बने वो, आप बनना 14 साल बाद, 5 साल बाद कर लो। कार बड़ी चाहिए ना, ठीक है, पहले कैश फ्लो पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद लेंगे बड़ी कार। एक्सेसरीज चाहिए ना, ये भी लेंगे, जरूरी है, ठीक है, लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव बड़ा तब, ठीक है भैया। उसके बाद आओ थर्ड स्टेप, मैं कहता हूं इसको ब्रीदिंग रूम। हालांकि ब्रीदिंग रूम मुझे उसी बुक से मिला, फाइनेंशियल फ्रीडम से, लेकिन ये वर्ड बहुत अच्छा है, ब्रीदिंग रूम। ब्रीदिंग रूम कहने का मतलब सांस लेने की जगह है, जहां आप सांस ले पाओ। सांस लेने का मतलब रिलैक्स हो पाओ। मतलब आप जब कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपको साल का 13, 14, 15 के आसपास छुट्टियां मिलती है, होता है ना, हर कंपनी में रूल होता है। सर 13 छुट्टी का मतलब आप साल में 13 दिन तो रिलैक्स कर पाओ, ठीक है, 13 दिन ब्रीथ कर पाओ, आराम से रह पाओ 13 दिन। लेकिन वो 13 दिन की सैलरी नहीं कटेगी आपकी। 13 दिन घर पे रहोगे लेकिन फिर भी सैलरी आएगी, 13 दिन काम नहीं करोगे फिर भी कमाई होगी। मैं यही कहता हूं, 13 दिन तो कंपनी ने दिए, साल के कम से कम 3 महीने का पैसा आपके पास बैंक में होना चाहिए कि 3 महीने भर काम ना भी करें, नौकरी चाकरी चली भी गई, धंधा बंदा डाउन भी हो गया, लेकिन 3 महीने तक अपना पैसा कमाई नहीं रुकना चाहिए भैया। कमाई अगर नहीं भी आ रही है तो बैंक में इतने पैसे हो गए कि मेरे को 3 महीने वो सर्वाइव करा दे, मेरे परिवार को सर्वाइव करा दे 3 महीने तक। और 3 महीने कम, मैं तो कहता हूं 6 महीने हो तो और अच्छा है, जिसको मैं नाम देता हूं इमरजेंसी फंड का। इमरजेंसी फंड भैया, कुछ हो जाए, क्योंकि देखो हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी जरूरतें आती है, किसी को बुखार लग गया, किसी को कुछ हो गया, कोई कपड़े की जरूरत आ गई, कोई शादी आ गई उसमें गिफ्ट देना है, किसी का बर्थडे आ गया उसमें गिफ्ट देना है। ये हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी जरूरतें होती है जो कि बिन बुलाए आती है, और ये तो छोटी छोटी है, कई बार बड़ी जरूरतें आ जाती है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 2020 में अचानक कोविड आएगा और लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी, गई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि भैया फ्लाइट में उड़ते उड़ते कुछ हो जाएगा और घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है गया, किसी ने नहीं सोचा होगा। और ऐसा अगर हो गया, धंधा पानी डाउन हो गया, कमाई चली गई, तो कम से कम इतना पैसा तो हो कि 3 महीने या 6 महीने मेरा सर्वाइवल बड़े आराम से हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं इमरजेंसी फंड। अब आओ आगे सर, चौथा स्टेप है बाय मोर टाइम। पहले के 3 स्टेप अगर आपने पूरे कर लिए, कैश फ्लो पॉजिटिव कर लिया, इमरजेंसी फंड बना लिया 3 महीने का, 6 महीने का, उसके बाद अब आपका दिमाग होना चाहिए बाय मोर टाइम। अब आप कहोगे समय कैसे खरीदा जाए भैया, समय कहीं बिकता है क्या कोई दुकान में? मेरे को वाली बातें कर, बिकता है। यही फर्क होता है भैया एक अमीर आदमी में और एक गरीब आदमी में। गरीब आदमी का मतलब मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं भैया, हम सब लोग मिडिल क्लास वाले हैं। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई ये समझने में कि भैया समय दे करके पैसा बचाया जा सकता है। हमारे घर वालों ने हमको बचपन से यही सिखाया कि अगर 2 किलोमीटर पैदल चल करके 20 रुपए बच सकते हैं तो 20 रुपए बचाओ और 2 किलोमीटर पैदल चलो। भले 2 किलोमीटर पैदल चलने में तुमको आधा घंटा लग रहा है, लेकिन करो। हमको यही समझ में आया बचपन से। किसी को काम करवाने के लिए अगर 200 रुपए देना है, वो काम तुम 1 घंटे लगा करके कर सकते हो और 200 रुपए बच जाए तो तुम करो, लेकिन वो 200 रुपए बचाओ। हमको बचपन से यही सिखाया गया। अब बड़े होकर के समझ में आया, अरे भैया झूठ है ये तो। ये सारे वो काम हैं जो आपको गरीब बना के रखेगी आजीवन। अमीर आदमी तो उल्टा ही करता है। अमीर आदमी कहता है कि भैया अगर 2 किलोमीटर चलने में 20 रुपए खर्च, 2 किलोमीटर चल के चलने में आधे घंटे लगते हैं, उससे अच्छा 20 रुपए देकर के मैं किसी रिक्शे वाले को पकड़ लूं, मुझे 5 मिनट में पहुंचा दे, तो 20 रुपए 2 रिक्शे वाले को। मैं अगर किसी और से काम करवा सकता हूं, वो काम जो मेरे 1 घंटे बचा सकता है, भले वो 200 रुपए ले ले तो उसको 200 रुपए दो, लेकिन अपने 1 घंटे बचाओ। अब सवाल उठता है वो 1 घंटे बचा के करे क्या? वही 1 घंटे बचाना, बाय मोर टाइम उसी को कहते हैं। सर देखो सिंपल सी बात है, एक आदमी एक दिन में अगर 10 घंटे काम करता है तो 10 घंटे के हिसाब से तो पैसा कमा पाएगा।
लेकिन इस आदमी ने अगर अपने साथ 10 लोगों को जोड़ रखा है, कंपनी बना रखी है, या 10 लोगों को साथ में लगा रखा है किसी भी तरीके से, जो मिल बांट के काम करते हैं 10 लोग, तो 10 घंटा इंटू 10 लोग 100 घंटे हो गए सर। 100 घंटे आप काम करते हो, अगर 10 लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो है ना विचित्र बात। 24 घंटे में 100 घंटे का काम। सर अंबानी के कंपनी में अगर 1 लाख एम्प्लॉय हैं और 1 लाख एम्प्लॉय 10-10 घंटे भी काम करते हैं, तो चाचा अंबानी 10 लाख घंटे रोज काम करते हैं। अब सोचो 10 लाख घंटे अंबानी चाचा काम कर रहे हैं, आप 10 घंटे काम कर रहे हो। आपको लगता है 10 घंटे काम करके आप 7 क्या 70 जन्म बिता दो, अंबानी जितना पैसा कमा पाओगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने बचपन से क्या सीखा है? पैसा बचाओ, समय लगाओ। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? समय बचाओ, पैसा लगाओ। पैसा दे दो लेकिन समय बचना चाहिए। समय ना देंगे भैया, और जितना ज्यादा समय हो सके खरीदो दूसरों का, वो लक्षण होता है। इसलिए बाय मोर टाइम। बाय मोर टाइम का मतलब आप जो काम कर रहे हो वो काम दूसरों से करवाओ, ताकि आप क्या करोगे? फिर आप कुछ नया काम ढूंढो जो और पैसा बना के दे। कल को जब उस काम में महारत आपकी हासिल हो जाए, वो काम किसी और को दे दो, और उस काम को सिखा भी सकते हो आप, क्योंकि आपकी महारत हासिल हो गई। भैया सीख ऐसे कर, फिर आप क्या करो? फिर नया काम करो, फिर उस काम को दूसरे किसी को दे दो। समय खरीदना सीखा करो। फिर चौथा स्टेप, हालांकि ये तो शुरुआत से भी कर सकते हो, जितना ज्यादा हो सके समय, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है सर, आप दोबारा नहीं मिलता है। पैसा आ जाएगा दोबारा, समय दोबारा नहीं आता। 10 मिनट पहले हमने जो बात कह दी, मैं पूरी जिंदगी उस 10 मिनट को वापस नहीं ला सकता, चला गया वो समय। तो इसलिए इंपॉर्टेंट समय है, पैसा नहीं। आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा समय को देनी है, पैसे को नहीं। समय है तो पैसा बना लोगे, पैसा है तो समय बना लोगे, ऐसा नहीं होता। 24 घंटे फिक्स है भैया, हमको तो मल्टीप्लाई करना है उस पैसे को इस्तेमाल करके। 5वां स्टेप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आप ये सब चीजें कर लेते हो, तब आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आजादी, पैसे की आजादी। पैसे की आजादी मतलब मन कर रहा है पेरिस में घूमने जाना है, जाओ। कुछ लोगों के पास पैसा होता है, समय नहीं होता, टाइम ही नहीं है भैया, टाइम जाएंगे काम खराब हो जाएगा। कुछ लोगों का टाइम बहुत है, बैंक में पैसे ही नहीं है, जो औकात ही नहीं है, पेरिस घूम करके जाओ तुम, गड़बड़ है भैया। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आप पहुंचते हो, आपका समय भी है, पैसा भी है। समय क्यों है? क्योंकि आपके लिए 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग दूसरे लोग काम कर रहे हैं, और जब इतने लोग काम कर रहे हैं, आपका घंटा मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका समय मल्टीप्लाई हुआ है, तो पैसा तो आपके पास होगा ही। पैसा भी है, समय भी है। ये स्टेज होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। जो खरीदना है खरीदो, लग्जरी एंजॉय करना है ना, महंगे घर में रहना है ना, अब रहो। स्कॉर्पियो एन लेना है ना, अब लो। फॉर्च्यूनर लेना है, रेंज रोवर लेना है, फेरारी लेना है, जो लेना है अब लो। 5 करोड़ की घड़ी पहननी है, अब पहनो। ये स्टेज होता है एंजॉय करने का। आदमी गलती ये करता है कि भैया जब काम करने की उम्र होती है तब वो एंजॉय करने का सोचता है। तो जब तक वो उस स्टेज पर, उस उम्र में पहुंचता है जब उसको एंजॉय करना चाहिए, काम कर रहा होता है वो। ले भैया उल्टा ही चल रहा है पूरा हिसाब किताब। देखते हो ना, आदमी 55 साल 60 साल की उम्र में भी काम कर रहा है पैसे के लिए। नहीं पैसे आएंगे घर नहीं चलेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में, समझ गए ना क्या किया है। तो इसलिए ये नहीं काम करना। 7वां स्टेप आता है अबंडेंस। ये वो स्टेज होता है जब आप पैसों का समाज के लिए इस्तेमाल करते हो। देखो कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो खुद का पेट भरे बिना, अपने परिवार का पेट भरे बिना समाज की भलाई का सोच ले। नहीं सोच सकते सर। पहले ख्याल आएगा खुद के पेट का, फिर परिवार के पेट का, और ये दोनों जब भरा होता है तब समाज के पेट का ख्याल आता है। जब आपके पास ये सब चीजें हासिल हो जाती है तब समाज की भलाई का सोचते हो, तब आपको दूसरों का दर्द दिखता है, तब आप देखते हो कि यार किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा तो आप कैसे मदद कर दो, किसी के घर के बच्चे में अगर कपड़े नहीं है तो आप कैसे मदद कर दो, किसी की कमाई नहीं बढ़ रही तो आप कैसे मदद कर दो, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही तो आप कैसे मदद कर दो। तब ये होती है, तब आपकी धरती पे आने का पर्पस आप पूरा करते हो, और तब भगवान का आशीर्वाद आपके हाथ पे सर पे और बढ़ता है जब इस लेवल पे जाते हो। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैंक में नोट भरे जा रहे हैं, समाज से कोई मतलब ही नहीं, वाड़ में जाए तो निपट लेते हैं जल्दी। वो सुख की अनुभूति नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि बाकी के स्टेप पूरे किए जाए, तो इस लेवल तक नहीं आ सकते सर, आ ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो समरी एक बार दे देता हूं। सबसे पहले सर पैसा ज्यादा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम भी अगर कमा रहे हो तो उसको मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कम कमाई में भी पैसे को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंच सकते हो, मैनेज करके, एक्स्ट्रा इनकम करके, पैसे को सही मैनेज करके, कैश फ्लो पॉजिटिव के, दिखावे में ना फंस करके। उसके बाद कैश फ्लो पॉजिटिव। कैश फ्लो पॉजिटिव अगर टारगेट आपका है तो आप ईएमआई के ट्रैप में कभी फंसोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भैया 30,000 की कमाई तो 29,000 से ऊपर नहीं खर्चूंगा मैं, 50,000 की कमाई तो 49,000 से ऊपर नहीं खर्चूंगा मैं, 10,000 कमाई है तो 9,000 से ऊपर नहीं खर्चूंगा मैं। कैश फ्लो पॉजिटिव। उसके बाद शो ऑफ। मुझे कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो मुझे दूसरों से खोखली तारीफ दिलाएगा, क्योंकि एक बात समझिए, जब आपके घर में रोटी नहीं होगी ना खाने को, कोई रोटी देने नहीं आएगा, भूखे मर जाएंगे आप। और उन्हीं लोगों को, जो लोग आपको एक रोटी देने नहीं आएंगे, आप और हम पूरी जिंदगी उनको खुश करने में लगे रहते हैं कि भैया देख मेरा ब्लेजर, देख मेरी घड़ी, देख मेरे कपड़े, देख मेरे जूते।
दरअसल वो खुश तो नहीं होते, वो जलते हैं आपसे, और वही जलन देख करके आपको मजा आता है। लेकिन उससे हासिल क्या होता है सर? आपका परिवार अच्छी जिंदगी नहीं जी पाता आपकी इस हरकत की वजह से। आपके बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाते आपकी इस हरकत की वजह से। आपके माँ बाप जो बुढ़ापे में हर चीज उनको मिलना चाहिए, जो हर चीज आप उनको दो, नहीं दे पाते हो क्योंकि आपको समाज को दिखाना ज्यादा जरूरी है। 4,000 रुपए का माँ बाप का आप टेस्ट नहीं करवाओगे क्योंकि 6,000 के आपको जूते खरीदने हैं सर। आप बच्चे की स्कूल फीस 10,000 रुपए महीने वाले में नहीं डालोगे क्योंकि आपको बड़े घर में रहना है जिसका रेंट 30,000 रुपए 40,000 रुपए है। उससे होता क्या है? दूसरे जलेंगे और आपको मजा आता है, लेकिन इस मजे के चक्कर में आपने किसकी कुर्बानी दी? जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाले हैं, जो पूरी जिंदगी आपके भरोसे आए हैं आपके घर में। किसी की बेटी आपके घर में आई है, एक माँ बाप ने पूरी जिंदगी आपको पैदा किया, पाला, सींचा, खून पसीना सब लगाया। एक बच्चा जो पल रहा है घर में, जिसके आप बाप हो, जो आपके ही भरोसे पल रहा है, उन सब का आप एक तरीके से गलाई तो घोटते हो ये सब सोच करके। ये अलग पर्सपेक्टिव है, हो सकता है किसी ने बताया ना हो, लेकिन जरूरी है, रियलिटी तो यही है ना। हम यही करते हैं ना, हमको दूसरों को जलाना है, इसलिए अपने घर वालों का त्याग हम करते हैं, उनके शौक का त्याग करते हैं, उनकी खुशियों का त्याग करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जले तो मुझे मजा आएगा। ये सब कभी भी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक नहीं लेके जाएंगे, एक अच्छी रिटायरमेंट तक कभी नहीं लेके जाएंगे। पूरी जिंदगी बात कड़वी लगेगी, लेकिन फिर भी बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कड़वी लगे, क्योंकि कड़वी लगेगी तभी जिंदगी सुधरेगी। कहना क्या चाह रहा था मैं, पूरी जिंदगी कुत्तों वाली जिंदगी जीते हूं, कुत्तों वाली। कुत्ते में कोई फर्क नहीं है, पट्टा दिख नहीं रहा है लेकिन ईएमआई का पट्टा बंधा हुआ है, और उस ईएमआई के पट्टे बैंक वाले आपको नचाते हैं, कभी इधर उधर उधर उधर। आपकी जिंदगी ब्रांड्स चलाते हैं, आप नहीं चलाते। जूते का ब्रांड, कपड़े का ब्रांड, घड़ी का ब्रांड, घर का ब्रांड, कार का ब्रांड, बाइक का ब्रांड, ये ब्रांड्स आपकी जिंदगी चला रहे हैं। आप गुलाम हो ब्रांड्स के, और इन सब से निकलना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। अरे ब्रांड्स पहनो बुरा नहीं है, जब औकात हो तब। जरूरत की कमाई में ब्रांड नहीं, जरूरत की कमाई में सिर्फ और सिर्फ और काम और ज्यादा काम, ताकि उस लेवल तक पहुंच जाएं जब औकात बनाने के लायक पहुंच जाएं तब। तो आज के लिए इतना ही भैया। दोस्तों, आज की वीडियो से समझा आपने कि कैसे हम अगर फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो हमें अपनी उन सभी इच्छाओं को मारना पड़ेगा जो बिना मतलब और बेफिजूल की हैं। वो सभी चीज़ें जिनके बगैर हमारा काम चल सकता है, उन सभी चीज़ों के लालच को छोड़कर पहले खुद को रुपए पैसे में मजबूत करना होगा। दोस्तों, सागर सर कहते हैं कि आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी करो, जो मन चाहे लो, जहां मन चाहे घूमो, लेकिन फाइनेंशियल फ्री होकर, ना कि कर्जे के बोझ में दबकर। तो दोस्तों, लाइफ का सबसे मेन मकसद खुद को फाइनेंशियल फ्री होना आज से ही बना लो। तो दोस्तों, सागर सर की आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप भी सागर सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।